हो गया सर। कैपेसिटेंस भी हो गया है ना। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट किया, चार्ज की कहानी शुरू करी कि चार्ज होता क्या है, चार्ज को डिफाइन किया, उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज देखी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर कूलम्स लॉ देखा, फिर हमने डाइपोल को देखा, डाइपोल के बिहेवियर को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा, पोटेंशियल डिफरेंस को समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझा। फिर हमने चार्ज को मूव करने की अनुमति दे दी कि लो भाई अब चार्ज मूव करेगा। तो मूविंग चार्ज की कहानी को हमने क्या बोला था, इट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने किसके बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, करंट के बारे में, फील्ड के बारे में, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, बैटरीज के बारे में, रेजिस्टेंसेस के बारे में, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब पढ़ा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी बेटा। ठीक, उसके बाद फिर हमने कैपेसिटर को पढ़ा। तो कैपेसिटर में क्या पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डाल देते हैं तो फिर उस पर क्या चेंजेस आते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज देखे, ठीक है। लेकिन एक चीज अभी भी हम ना, मैं जो आपकी तरफ से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो क्या है कि हम लोग उतनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बताओ शिखा, आप बताओ बेटा, आप पढ़ रहे हो शुरू से, क्या हम उतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए? नो सर। नहीं कर पा रहे। तो अब हमारा ना गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर वी विल बी एम्फसाइजिंग मोर ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। तो हम क्लास में भी मैं ट्राई करूंगा कि जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम 4 से 5 या 6 प्रॉब्लम हम क्लास में करते हैं, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 10 से 12 प्रॉब्लम्स हम क्लास में टारगेट करेंगे। आप थोड़ा स्पीड अप आप करेंगे, कुछ मैं करूंगा, तो वो 10 तक तो पहुंच जाएंगे इजीली, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको जो होमवर्क मिलेगा है ना, ठीक है, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज मैं आपको दिया करूंगा टॉपिक वाइज, उनको आप लोग घर से करके आएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर और सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा कि यार जो नीट में क्वेश्चन आए हैं वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो फिर क्या होगा, फिर आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को और उसके साथ साथ आपका एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एग्रीड बेटा? यस सर, यस सर। अब इसके बाद का अब आपको पढ़ाते हैं। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों का पुराना थोड़ा इशू रहा कोई बात नहीं, दिस इज ए फ्रेश स्टार्टिंग, अभी स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ धीरे धीरे हम कंसेप्ट को कैप्चर करते जाएंगे और जो पुराना छूट गया उसको रिवाइज करेंगे क्लास नोट से। इन बिटवीन अगर किसी भी बच्चे को जो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, जो जो नए बच्चों ने ज्वाइन किया उनको तो नोट्स मिल ही जाएंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो नोट्स और ये सब शीट सभी प्रिपरेशन में शायद शेयर हो गई होंगी, नहीं हुई तो 1-2 दिन में हो जाएंगी, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं अगर उनको भी कोई इशू आता है तो दे शुड ऑल्सो रीच आउट कि सर मेरे को इस चीज़ का नोट्स चाहिए या फिर मेरे को ये इशू आ रहा है, तो ताकि हम चीज़ों को ना तुरंत के तुरंत रेक्टिफाई करते चले और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस किस में आएगी टेस्ट में, ठीक है। क्योंकि यही हमारा मार्कर है जिससे हमें पता चलता है कि हम सीख पा रहे हैं चीज़ों को कि नहीं सीख पा रहे, ठीक है बेटा। तो चलो अब हेडिंग डालो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट क्या होता है बेटा, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ करंट? चार्जेस। मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्ज, जैसे ही चार्ज आपका मूव करना शुरू करेगा वैसे ही क्या होगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी को बोला था ना करंट आई, तो करंट होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या डी क्यू बाई डी टी। अब करंट जब होगा यानी कि जब भी चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा बेटा, उससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। ए बच्चों तुम मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। हेलो। यस सर। अरे तो बोलो ना, डर क्यों गए हो तुम लोग? ऐसे डर डर के क्या होगा, अनम्यूट कर लो, जिनके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है वो अनम्यूट कर लो, कम से कम यस सर बोलते चलो, मुझे भी उम्मीद रहे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिंदास क्लास में हंस सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में केवल और केवल पढ़ने के लिए हम आए हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को अभी मैं देखूंगा आपको ना कि तुम लोग कैसा पढ़ते हो, पहले तो ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। बट क्लास पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, जो पुराने हैं उनको तो बता रखा है, जो नए हैं जहां भी डाउट आए हैंड रेज कर लो, आपका नाम बोलूंगा मैं, आपका डाउट वहीं के वहीं रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में लास्ट में फिर से पूछूंगा कि बेटा किसी को कोई डाउट रह गया, तो तब भी अगर आपको डाउट है तो आप बिंदास अनम्यूट करके पूछेंगे और आपका डाउट रेजोल्यूशन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जहां मैं बोलूँ कि बेटा इस चीज को नोट डाउन कर लो, वहाँ पे उस फॉर्मूला को या उस कंसेप्ट को आप अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करेंगे, क्योंकि दैट फॉर्मूला और दैट कंसेप्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू नीट एग्जामिनेशन,
ठीक है जी, चलिए। तो जब चार्ज मूव करता है तो करंट मिलता है, और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ही हम यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। मैग्नेट आपने देखा है बच्चा, बचपन में मैग्नेट देखा होगा ना। तो मैग्नेट क्या करता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, बेस्ड अपॉन द कौन से पोल पे है ना, कौन सा पोल कौन से पोल को रिपेल कर रहा है, कौन सा पोल कौन से पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे चार्जेस के केस में क्या था, लाइक चार्जेस repel each other. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। Attract each other. तो मैग्नेट्स क्या करते हैं, मैग्नेट अपने आसपास के एरिया में, आसपास के एरिया में क्या करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेट्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। जैसे कि चार्ज क्या प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जब चार्ज भी मूव करेगा, अब देखो मैग्नेट तो करेंगे, लेकिन मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जब कोई चार्ज मूव करता रहेगा, एज फार एज द चार्ज इज मूविंग, तो उसके आसपास के एरिया में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे कि हाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वर डिस्कवर्ड। सबसे पहला कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ओइस्टर्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें पता चला है कि मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ रूल्स होते हैं, बेसिकली 3 यहाँ पे हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या है। सबसे पहला है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, कि इसको समझेंगे पहले, जब आएगा तब बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, फिर एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, या फिर इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट। और थर्ड वन होता है राइट हैंड थंब रूल। इससे हम इन सभी रूल्स से हमें पता चलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट का या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, फिर फाउंडेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ लिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट तो आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट का पता भी चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया, बट उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, दैट वी विल स्टडी थ्रू बायट-सैवर्ट्स लॉ। कि बायट-सैवर्ट्स लॉ हमें बताएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट का या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, एक मूविंग चार्ज की वजह से कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, दैट वी विल गेट थ्रू बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट और सैवर्ट्स ने, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया, वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, फिर यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ वी विल डिराइव 3 इक्वेशंस। हम 3 इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। पहला, जो हमारी कॉमन ज्योमेट्रीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहला इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एक सर्कुलर लूप को लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप क्या होगा, ये वैल्यू निकालेंगे। और थर्ड वन है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड को समझेंगे, सोलिनॉइड होता क्या है, सोलिनॉइड से रिलेटेड चीजें हैं क्या होती हैं, और इनके बीच में जो आपके डाउट आते जाएंगे उन सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि हेडिंग डाल लो ओइस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ये लिख लो, बस ये लिख लो, खाली इतना सा लिख लो। और इसके आगे लिखो कि इट वाज यूज्ड टू डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हमें पता चला इससे। ठीक है, अब देखो समझ आया यहाँ तक क्या पढ़ने वाले बच्चों? हाँ ठीक है, हाँ समझ आया। Yes, sir. एन इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो अपने आसपास के एरिया में जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो अपने आसपास के एरिया में, यानी जैसे करंट जा रहा है इस वायर के थ्रू, आई करंट गया, तो इसके आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसको या तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिक बात की होगी। पता कैसे चला, ओइस्टर्स एक्सपेरिमेंट से। तो एक बार आप फोकस करना इस डायग्राम पे, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, आप सबने कंपास देखा है, द
द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंस द डायरेक्शन, जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ Yes, है, sir. साउथ कहाँ है। फोन में भी होता है डिजिटल कंपास, बट क्या आपने वो वाला देखा है जो बाइनोकुलर्स पे लगा हुआ आता था, दूरबीन पे लगा रहता है, या फिर आपके जो आप मेले में जाते हो, कहीं कहीं शॉप पे जाते हो तो मिलता है ना, जिसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना रहता है, देखा है आपने? यस सर। यस, है ना? तो उसमें क्या होता है, देखो ऐसा होगा वो, उसके अंदर एक नीडल होती है ऐसे, ये नीडल हमेशा नॉर्थ की साइड पॉइंट करती है, ठीक है? तो इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, इसके ऊपर एक लगी रहती है बार मैग्नेट, इसके पीछे एक मैग्नेट लगी रहती है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेट का साउथ होगा इधर, और इधर नॉर्थ होगा, तो मैग्नेट अलाइन हो जाएगी जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ की तरफ, है ना? मैग्नेट का साउथ पोल अलाइन हो जाएगा अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और जो है सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, और जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा। तो द वर्किंग प्रिंसिपल की यहाँ पे एक मैग्नेट होता है, ठीक है? अब सोचो कि हमने ये बीच में जो नीडल है ना, बस इस नीडल को कंसीडर करेंगे, और ये नीडल को हमने रख दिया एक वायर के पास, ठीक है? अब ये नीडल आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, दिस नीडल इज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है बेटा? अब ये रेस्ट पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ये एक सर्किट है जिसमें आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, और ये स्विच लगा हुआ है नीचे, के फॉर की का मतलब क्या होता है, स्विच, के को क्या बोलते हैं, स्विच, की। स्वीट। अब देखो क्या ये डिस्कनेक्टेड है कि कनेक्टेड है, देख के बताओ। सर डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड है ना, वायर एक दूसरे से दूर दूर है, तो जब वायर एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो क्या करंट फ्लो करेगा बेटा? नो सर। नो सर। नहीं करेगा। तो अब No, मैं क्या करता हूँ, sir. इस की को क्लोज कर देता हूँ, मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही वायर कनेक्ट होगी तो सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो उसके क्या इफेक्ट मिलेंगे मुझे, मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेंगे। Yes, तो जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेंगे तो ये जो वायर है, यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, जो ये वायर है मेरी ग्रीन कलर की, ये अपने आसपास के एरिया में क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, magnetic. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है? उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी बेटा, करनी चाहिए भाई, Yes, क्योंकि sir. नीडल भी मैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो पहले जिस पोजीशन पे थी उससे तो डिफ्लेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो डिफ्लेक्ट करेगी। तो मैं बोल देता हूँ कि यार ये थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है? ये नीडल थोड़ा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई है। तो एक्चुअल में हुआ भी यही था, जब ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक नीडल रखी हुई थी साइड में, मैग्नेटिक वही कंपास रखा हुआ था, तो जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया तो उन्होंने देखा कि जैसे वो स्विच को ऑन करते हैं, जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला कि अच्छा, मूविंग चार्जेस भी क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई तो हमें पता था यार ये तो मैग्नेटिक नीडल है, तो ये केवल मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से डिफ्लेक्ट होती है, और जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया तो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपके सर्किट में करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है बेटा? अब देखो इस नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा, ये नीडल जो डिफ्लेक्ट करेगी ना, इसका डायरेक्शन भी होगा कुछ ना कुछ। भाई ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी कि राइट में डिफ्लेक्ट करेगी, है ना? भाई अपोजिट डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्ट कर सकती थी। अब ये क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुई कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज हुई है, ठीक है? बट क्या ये क्लॉकवाइज भी तो डिफ्लेक्ट हो सकती थी, ऐसे भी तो जा सकती थी, है ना? लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, कि डायरेक्शन, करंट का क्या डायरेक्शन है उस सर्किट में, उस पर डिपेंड करने वाला है क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल का डायरेक्शन, ठीक है? तो करके देख लेते हैं भाई। इन्होंने वापस किया, ओस्टर्स ने क्या किया, दूसरा सर्किट लिया, बैटरी के डायरेक्शन को पलट दिया, तो जब बैटरी का जैसे पॉजिटिव ऊपर की साइड गया, नेगेटिव नीचे आया, तो करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है तो बदल गया जी। अब करंट सर्किट में नीचे की साइड फ्लो कर रहा है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, पहले ऊपर जा रहा था इस वायर में, अब नीचे जा रहा है, तो अब क्या डिफ्लेक्ट करेगी, अब ये नीडल उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी जिसमें पहले की थी, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नीडल पिछले केस में डिफ्लेक्ट हुई थी उससे अपोजिट में डिफ्लेक्ट करेगी। तो अब ये जो है ये क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन आपको मिलने वाला, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है? डिफ्लेक्ट तो अभी भी करेगी, क्यों? क्योंकि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट तो बेटा अभी भी जनरेट होगा,
बट डायरेक्शन क्या, करंट की डायरेक्शन भी बदल गई तो मैग्नेटिक की डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इतना आपको समझ आ गया कि भाई ओस्टर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमें खाली ये पता चला कि जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा वैसे ही वो अपने आसपास के एरिया में क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। समझ आया जी? यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब देखो आपको नीडल का डिफ्लेक्शन समझ आ गया। अब इस सर्किट को ध्यान में रखेंगे और सबसे पहला जो डायरेक्शन का रूल है ना वो पढ़ेंगे, स्विमर्स रूल जो है, एम्पियर स्विमर्स रूल है ना। इसमें क्या करते हैं, देखो बेटा इस स्विमर को देखो, आप तैर रहा है ना ये पानी में। यस सर। अब ये स्विमर तैरेगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ऐसा हो गया ना बेटा, ये इधर साउथ हुआ तो इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ हो गई, और इधर आपका वेस्ट आ जाएगा, और वेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब स्विमर क्या कर रहा है, स्विमर तैर रहा है आपका साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ तैर रहा है स्विमर। ठीक है, तो अगर आप स्विमर को तैराओगे साउथ से नॉर्थ की तरफ तो नीडल का डायरेक्शन होना चाहिए इसी डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में सॉरी करंट का डायरेक्शन होना चाहिए जिस डायरेक्शन में स्विमर तैर रहा है। तो स्विमर तैर रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो आपका करंट भी इसी डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा होता साउथ टू नॉर्थ, तो नीडल की डिफ्लेक्ट होती टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि स्विमर के लेफ्ट हैंड की साइड। जिस डायरेक्शन में स्विमर तैरेगा उसी डायरेक्शन में सर्किट में करंट होना चाहिए, तो स्विमर को तैराओ उस डायरेक्शन में, और फिर उसका लेफ्ट हैंड देखो किस साइड है। जिधर स्विमर का लेफ्ट हैंड होगा उधर ही क्या करेगी, नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। समझ आया आपको थोड़ा? Yes, sir. जिस डायरेक्शन, अरे सब लोगों को आया कि नहीं आया? जिनको आया यस सर बोलो। यस सर। तुम सो क्यों जाते हो भाई? Yes, मेरी क्लास में सोना मत, देखो यार अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो मेरी क्लास में कोई सोएगा नहीं। मिस बा भी आ गया है, मिस बा बड़े दिन बाद आई बेटा। देखो अब साउथ से चलकर स्विमर जाता है नॉर्थ की तरफ, राइट। तो जिस डायरेक्शन में स्विमर स्विमिंग कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो होना चाहिए। या फिर जैसे मान लो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। अब बस ये याद रखना कि जिस डायरेक्शन में स्विमिंग चल रही है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड की तरफ नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब पहला एग्जांपल देखो, करंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? सर नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मेरा स्विमर किधर स्विम करेगा, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। स्विमर भी ऐसे ही तैरेगा। ये स्विमर है बेटा, ये तैरता हुआ जा रहा है और ये ऊपर तैर रहा है ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में। अब इसका लेफ्ट हैंड किधर है? ये लेफ्ट है, राइट है। साइड नीडल भाई स्विमिंग किया ना, स्विमिंग में मुंह पानी की तरफ होता है कि ऊपर होता है? जनरली बताओ, मुंह नीचे ही रखते हैं ना पानी की तरफ, तो इसका मुंह नीचे होगा पानी में तैर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट की साइड होगा और राइट हैंड राइट की साइड होगा। तो स्विमर्स रूल क्या बोलता है, स्विमिंग रूल क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में उसी डायरेक्शन में आप स्विमर को तैराओ और उसके लेफ्ट हैंड को देखो। लेफ्ट हैंड को देखोगे तो नीडल भी उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। तो क्या हमने सही ड्रॉ किया है? यहाँ पे लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। यस सर। यस सर। अब नीचे वाले केस को देखो। अब यहाँ पे स्विमर को किधर तैराना है, नीचे के ऊपर? सर नीचे। नीचे। सर नीचे। तो स्विमर आपका ऐसे तैरेगा बेटा, स्विमर जो है वो नीचे की तरफ तैरेगा। तो अब मुझे बताओ इसका लेफ्ट हैंड किधर है? West. राइट साइड। खुद लेट के देखो, इस स्विमर की जगह पानी में मुंह नीचे करके खुद लेट के देखो, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर आएगा? राइट की ये तरफ। लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, है ना। तो नीडल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। यस सर। ठीक है, यस तो सर। इससे आपको नीडल के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो अगर आपको कहीं सर्किट दे रखा हो, कहीं करंट दे रखा हो, कहीं नीडल रखी हो, तो आप डायरेक्शन बता पाओगे इस रूल को यूज करके? यस सर। ठीक है, यस सर। अब इससे अगला रूल देखते हैं। जिस बच्चे को समझ नहीं आया तो पूछ लो अभी आगे। चलो जी, अब जो है, अब इसे अगला रूल देखते हैं, द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू या फिर राइट हैंड स्क्रू। तो पहले तो ये समझो कि राइट हैंड स्क्रू क्या होता है। जो आपको जनरली स्क्रू मिलते हैं ना, जिनको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो खुल जाते हैं, वो स्क्रू कौन से होते हैं बेटा? राइट हैंड स्क्रू, है ना। मतलब सीधे साधे से स्क्रू, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे
नट बोल्ट जिनको क्लॉकवाइज टाइट रोटेट किया जाए तो वो टाइट होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो लूज होते हैं, है ना? यस सर। अरे जैसे पेप्सी की Yes, बोतल, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो टाइट होता है कि नहीं होता? Yes. Yes, वो sir. कौन सा स्क्रू हुआ, राइट हैंड हुआ कि लेफ्ट हैंड हुआ? राइट हैंड स्क्रू। Right hand. Right अच्छा, hand. क्या आपने बोर्ड मार्कर देखा है, व्हाइट बोर्ड का मार्कर? Yes, sir. उसका स्क्रू कैसा होता है, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड? Left. लेफ्ट हैंड होता है। उसको जब आप स्कूल में उठाओगे ना, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो खुलता है वो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो टाइट हो जाता है ना? तो उसका स्क्रू क्या Yes, होता है? sir. जिन्होंने नहीं देखा वो स्कूल में जाके Left hand. इस्तेमाल करके देखना, खोल के देखना उसको, है ना? जब ऐसे उसको Yes, sir, टाइट, देखा है. जब टाइट करोगे तो वो खुलता जाएगा, आप बोलोगे अरे ये क्या उल्टा है ससुरा। तो जब वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड स्क्रू। तो अब हमें लेफ्ट हैंड पे ध्यान नहीं देना, हमें तो केवल कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन पे ध्यान देना है, और उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू। ठीक है बेटा? तो अब देखो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलेगा कि अगर ऐसा स्क्रू है जो कि राइट हैंड है, यानी इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो टाइट होता है। उस स्क्रू को अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कराते हो, जैसे टाइट करोगे तो मूव करेगा ना उसी डायरेक्शन में। भाई मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूं नीचे से ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ये टाइट होता चला जाएगा, और टाइट होगा तो Yes, किधर sir. जाएगा, किधर जाएगा, टाइट होगा तो कोर्क के अंदर जाएगा। अब कोर्क क्या होता है बेटा, कोर्क एक रबर जैसा मटेरियल होता है। तो मैं आपको कोर्क को है ना ऐसे येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूँ कि दिस इज द कोर्क, दिस इज द कोर्क मटेरियल। तो कोर्क में क्या होता है, ये कोर्क है। तो अब जैसे ही आप इसको टाइट करोगे, लकड़ी मान लो, जिनको कोर्क समझ नहीं आ रहा वो इसको लकड़ी मान लो, ठीक है? तो जैसे मैं इसको टाइट करूंगा तो ये लकड़ी के अंदर धंसता चला जाएगा स्क्रू। यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं इसको अगर नीचे की साइड से क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो क्या ये लकड़ी के अंदर ऊपर मूव करेगा, करेगा? ठीक है, Yes, ये sir. ऊपर मूव करेगा। तो जैसे ये ऊपर मूव करेगा, लकड़ी के अंदर ऊपर मूव करेगा, क्यों? क्योंकि मैं इसको टाइट कर रहा हूँ नीचे से क्लॉकवाइज रोटेट करके। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जिस डायरेक्शन में उसको रोटेट किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है बेटा? तो नीचे से इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या मिल रही है, क्लॉकवाइज मिल रही है। नीचे से देखो लाइन को, अगर ऊपर से देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, बट नीचे से देखो, आप नीचे से यहां से देखो इसको ऐसे, तो नीचे से देखोगे तो क्या दिखेगा कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। बेटा नहीं समझ आए तो उसको ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को ऐसे। ये कॉर्क है, लकड़ी मेरी, ठीक है? इसके बाद स्क्रू को ड्रॉ करते हैं। अब बेटा इस स्क्रू को मैं जब ऊपर से क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा ऐसे, तो क्या होगा, ये नीचे मूव करेगा ना, धसेगा ना लकड़ी के अंदर। Yes, sir. Yes. तो आप मुझे बताओ कि राइट हैंड जो स्क्रू है उसको जब मैं क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा हूं तो मोशन ऑफ जो स्क्रू है वो डाउनवर्ड आएगा इनटू द कॉर्क। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव कर रहा है वो डायरेक्शन होना चाहिए किसका, करंट का डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करोगे उससे आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको मिल जाएंगी, लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको वहां से मिल जाएंगी। राइट बेटा? Yes, sir. Yes, समझ sir. आया? और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, इसी स्क्रू को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो क्या होगा बेटा, सर करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा. करंट का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा क्योंकि स्क्रू मेरा ऊपर मूव करने लगेगा, यानी खुलता चला जाएगा, ढीला होता चला जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जब ये स्क्रू को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये स्क्रू ऊपर मूव करेगा, यानी लकड़ी से बाहर निकलता चला जाएगा, है ना? तो मुझे करंट का डायरेक्शन क्या मिलेगा, जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू मूव कर रहा है। स्क्रू किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन ये अगर है, यानी करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस का डायरेक्शन क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ACW लिख लो या काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। ठीक है बेटा? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये आपका क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। और ठीक ऐसा ही एक रूल और होता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल।
ये समझ आया आपको राइट हैंड स्क्रू रूल कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता चलता है। अभी इसका मैं दिखा दूंगा आपको, है ना, इसका वो भी दिखा देते हैं, डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार आपको ना, नीचे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो बेटा, करंट किधर मूव कर रहा है, पिंक कलर के वायर में करंट किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो जब देखो वो स्क्रू अगर मैं यहाँ रख के देखूं तो स्क्रू को मुझे कैसे, स्क्रू को अगर ऊपर मूव करना है कॉर्क से बाहर तो कैसे रोटेशन कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सही है, फिट बैठ रहा है रूल मेरा। यस सर। इधर देखो, स्क्रू को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था तो वो लकड़ी के अंदर धंसता जा रहा था। यस सर। यहाँ भी सही बैठ रहा है। क्लॉकवाइज रोटेशन गिव्स अस द डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यहाँ से मिल सकता है इस रूल से, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं तीसरा वाला, ये क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल। ये तो हमारा चाहिए था पुराना रूल है, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा फिजिक्स के अंदर, वहां पे आपको राइट हैंड थंब रूल भी दिखाई देगा। तो ये क्या बोलता है बेटा, ये भी वैसा ही है, राइट हैंड स्क्रू रूल जैसा ही है, बट ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि जिस कंडक्टर में या जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसको आप अपने हाथ में पकड़ लो, ठीक है, पकड़ लिया यहाँ पे आपने हाथ में। अब आपका थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, यानी कि थंब शुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कर रहा है मेरा थंब पॉइंट, भाई यहाँ पे करंट भी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, थंब भी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। यस सर। कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, आपके सीधे हाथ की जो उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी वही डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखो आपकी यहाँ पे, अगर आप इसको देखो हाथ को, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है ना। लुकिंग ऊपर से देखेंगे तो कैसा रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ठीक है बेटा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो आपको फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही दिख रहा है। यस सर। तो राइट हैंड थंब रूल भी हमें वही चीज देता है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल देता है। बट राइट हैंड थंब रूल को हम मोस्टली यूज कहाँ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। अभी ध्यान रखना, अभी बताएंगे आपको, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज निकालूंगा तो आपको पता चलेगा कि राइट हैंड थंब रूल हमें किस तरीके से वहां पे हेल्प आउट करेगा। तो इतनी चीजें जिन बच्चों को समझ आई, गिव मी अ थम्स अप, ये बहुत बार यूज होंगी तीनों की तीनों, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता बाद में कि डायरेक्शन किधर है, कैसे हो रहा है, सर समझ नहीं आ रहा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर क्यों जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर क्यों आ रहा है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है जी। चलिए, अब हमने देखो, हमने जहां पे स्टोरी स्टार्ट की थी कि सर हमें पता तो चल गया मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे डिस्कवर हुआ बेटा, ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई जब करंट फ्लो किया सर्किट में, और ये फाइंड आउट किया ओस्टर्स ने। इसके बाद हमने तीन अलग अलग रूल देख लिए। पहले स्विमर्स रूल की, भाई स्विमिंग की डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन के अंदर है तो लेफ्ट हैंड होगा जिधर स्विमर का, उधर ही क्या होगा, नीडल डिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद कॉर्क रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि राइट हैंड स्क्रू को रोटेशन करने से जिधर स्क्रू मूव कर रहा है वो डायरेक्शन करंट का होगा, तो जिधर आप रोटेट कर रहे हो वो डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देगा, ठीक है। ओके जी। और राइट हैंड थंब रूल तो आपको बताया कि थंब शुड बी पॉइंटिंग इन द, राइट हैंड का थंब आपका पॉइंट करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट में, और कंडक्टर को आप राइट हैंड में पकड़ो तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू बताएंगे। अब बायोट-सैवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे। वी विल टेल कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये डिस्कवर किया बायोट और सैवर्ट्स ने, ठीक है, बायोट ने और सैवर्ट ने, ठीक है। इन दोनों का एक रूल है, उसको पढ़ेंगे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। जो अब तक रूल आए, राइट हैंड थंब रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बायोट सैवर्ट्स लॉ, तो ये हेडिंग डाल लो, बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, फिर एक एक करके लिखेंगे। वी विल लुक इनटू द थिंग्स। बायोट सैवर्ट्स लॉ, ये हेडिंग डालो जी। जैसे ही आप लिख लो तो थम्स अप देना, तो मुझे आइडिया लगेगा लिख लिया आपने। देखो, जिन बच्चों, कोशिश करो कि सब कुछ समझते जाओ, है ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आपको समझ आना चाहिए, ताकि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है जी। अब बायोट सैवर्ट्स लॉ में क्या होता है कि हमें क्या देगा, इट विल प्रोवाइड अस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a current carrying element
will be directly proportional to current in the element. It is also directly proportional to the length of the element. It is directly proportional to sine of theta, यानी थीटा क्या होगा वो बताएंगे अभी क्या होता है थीटा. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. किसके बीच में? पॉइंट P और करंट कैरिंग कंडक्टर. जैसे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. किसकी वजह से? ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. कहाँ पे वो करंट कैरिंग कंडक्टर मेरा? ये ग्रीन कलर की वायर दिख रही है बेटा. ये ग्रीन कलर की वायर में आपका करंट फ्लो कर रहा है, आई वैल्यू है करंट की. ठीक है, तो अब इसके अंदर इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ कि एलिमेंट ऑफ द वायर, यानी कि छोटा है, छोटी वायर एल, डीएल लेंथ की. ठीक है, छोटी सी वायर, इसकी लेंथ कितनी है? डीएल. इस एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है DB, उसको मैंने बोला कि छोटा सा लेंथ है तो उसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उसको बोल दिया DB. ठीक है, अब इस DB की वैल्यू वी वांट टू फाइंड आउट. ठीक है बेटा, अब देखो बायोट और सेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये कंक्लूजन किया कि यार जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इस एलिमेंट में कितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है. अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. कितना लंबा एलिमेंट है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट भी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट पॉइंट P वो भी ज्यादा होगा. साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट एंड द आर वेक्टर. आर वेक्टर क्या होता है बेटा, आपको बताया था मैंने जब मैं 11th का पढ़ा रहा था. तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. ठीक है, तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है. तो आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? आर वेक्टर का डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है कि यही है आर वेक्टर का, दिस इज द आर वेक्टर का डायरेक्शन. और एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है? एलिमेंट का डायरेक्शन वो लोगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे जो एंगल होगा इनके बीच का थीटा, दिस इज द थीटा. तो DB यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा. ओके जी. अब उसके अलावा क्या आया कि इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन, कि जितना दूर ये पॉइंट P होगा, यानी R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट पॉइंट P कितना होगा? कम होता चला जाएगा. यानी जितना दूर आप पॉइंट लोगे करंट कैरिंग कंडक्टर से, उतना ही दूर उतना ही कम वैल्यू आपको मैग्नेटिक फील्ड की मिलती जाएगी. ठीक है, ऐसा ही होता है ना, मैग्नेट से जितना दूर जाते हो उतना ही कम पावर लगाती है ना मैग्नेट, और मैग्नेट के जितना नजदीक आ जाते हो उतना ही ज्यादा पावर लगाती है. यस, उतना ही ज्यादा मजबूती से पकड़ती है. भाई दो मैग्नेट आप लेके आए, उन्हें बिल्कुल पास में, क्या बहुत पास ले आते तो क्या वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको टच कराना? हो जाता है ना. तो ठीक वैसे ही आप जब दूर चले जाओगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो उतना ही कम वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी. किसकी? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंटल लेंथ एट पॉइंट P. ठीक है, चलिए अब इन सभी बातों को एक एक करके लिखते हैं कि भाई DB is directly proportional to the current, DB is also proportional to the length of the element, DB is directly proportional to sine of theta between the length of the element and the r vector, and it is inversely proportional to r square. इन सभी बातों को इकट्ठा करके मैं लिखता हूं तो DB is directly proportional to ideal sin theta upon r square. तो DB क्या है? ideal sin theta upon r square. ये मेरा क्या है? DB. तो बायोट सेवर्ट्स लॉ ये है कि भाई करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है बेटा. यस सर. अब देखो, अगर मुझे क्या करना है, अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको लिख दूंगा कि DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अब ये म्यू नॉट क्या है ये आपको समझाएंगे. अभी के लिए इसको क्या मानते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो अब इसका फाइनल जो रिजल्ट है मेरा बायोट सेवर्ट्स लॉ का, वो लिख लो. ये यहाँ पे DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. जैसे लिख लो, थम्स अप देना बेटा.
समझ आ रहा है बेटा सबको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? यस सर। Yes, आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये जो सर एक चीजें बार ये वाला फिर से समझा दीजिए। बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो, अगर हमें ये ध्यान रहेगा ना कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, तो फिर हम फॉर्मूला इजीली रिमेंबर कर पाएंगे, और जब क्वेश्चन आएगा तो आप कंटेक्स्ट आराम से बना पाओगे, कि आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है। ऐसा सा हमने क्लास में भी पढ़ा था। तो बीच में सुनते जरूर रहना। अगर मैं कोई भी चीज बोल रहा हूँ ना, तो फालतू कुछ नहीं बोल रहा उसमें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम होता है ना। तो मैं आपको जो भी चीजें बोलता जा रहा हूँ बेटा, उसको बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है? एक बार फिर से बता रहा हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आया। बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है बेटा? इट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस वायर, उस पॉइंट P पर इस वायर में फ्लो करते हुए करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उसकी वैल्यू बताता है क्या? बायोट-सेवर्ट्स। फिर से सुनो, बायोट-सेवर्ट्स लॉ टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। और इस वायर और इस पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी है? R। और ये एंगल कितना है? थीटा। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है? इट टेल्स अस कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा डेवलप होगा जी, है ना? देखो ध्यान से देखो, जैसे इस करंट की वैल्यू बढ़ेगी वायर में, जैसे ज्यादा ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। भाई ऐसा ही होता है ना, मैग्नेट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। कभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा है बच्चों? कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेट का? किसी ने किया हो तो बताओ। नो सर। कभी No, यूट्यूब sir. पे वीडियो देखी है? ऐसी No, क्रेन sir. जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन होती है, कबाड़े के ऊपर जाती है, एकदम से लोहे को खींच लेती है सारे, ऐसी वीडियो देखी है यूट्यूब पे? यस सर। यस सर। अरे अभी दिखा देते हैं भाई, क्यों टेंशन। यूट्यूब तो हमारे पास है ना। अच्छा, अब तो मैंने प्रीमियम भी ले लिया। कौन बच्चा बोल रहा था सर प्रीमियम ले लेना? इसमें लॉगिन नहीं किया है, बट मैं यूट्यूब प्रीमियम ले चुका हूँ। अभी मैं दिखा दूंगा आपको अगली क्लास में। सर यू शेप वाली। कौन सा? नहीं, रुक जाओ, अभी दिखाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन। अभी पहले क्रेन दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, फिर आपको कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। देखो, देखी? यस सर। यस ये क्या, सर। ये क्या यस कर रही है? सर। अगर ये क्रेन पहले से ही मैग्नेटिक होती बेटा, तो पहले ये उठा लेती ना, ये तो पहले ही खींच लेती। लेकिन क्या होता है देखो, ये थोड़ा सा टाइम लेती है चीजों को उठाने में। अभी देखो क्या किया, ऑपरेटर ने कोई स्विच ऑन किया, है ना? जो इसको क्रेन को चला रहा है उसने कोई स्विच ऑन किया। तो जैसे उसने स्विच ऑन किया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू करंट फ्लो करता है, तब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो ऑपरेटर ने पहले करंट ऑन, उसका स्विच ऑन किया, तब देखो इसने लोहे को वहीं से उठा लिया। इनके बीच की दूरी तो कम हुई नहीं, लेकिन उसने नीचे से उठा लिया उसको। क्यों? क्योंकि जब उसने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो किया, और करंट फ्लो करने से आपको अभी बताया मैंने कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो तो उठा लेता है। देखो इसमें भी ऐसा ही हुआ भाई, मैग्नेट पहले ही इसके पास था। देखो दूसरे केस में अभी दिखाएंगे। दूसरा यहाँ भी मैग्नेट पहले ही पास में था, लेकिन अभी स्विच ऑन करेगा तो देखो पाइप है इसके पास खींच जाएंगी अपने आप से। देखो खींच गई ना। यहाँ भी यस ये होता सर। है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन। तो ये क्या करती है, लोहे की चीजों को उठा लेती है। अगर आपका कूड़ा करकट होता है ना, कबाड़ा होता है जिसमें बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक है, पन्नियां हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और उसमें लोहा भी है, तो दीज क्रेन्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट आउट आयरन फ्रॉम द गार्बेज, है ना? हम यूज करते हैं इन चीजों को। अब ये तो आपको दिख गया कि ये है क्रेन। नहीं, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है वो और दिखा देता हूँ आपको कि कितनी सिंपल होती है, फिर आपको ना बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, देखो ये जो है ना, इतना सिंपल होता है इसका सर्किट। ये क्या किया हुआ है बेटा, एक बार बताओ, देखो ध्यान से। एक कील है, ठीक है, और उस पे क्या लपेट दिया? कॉपर वायर लपेट कॉपर दिया। वायर। कॉपर वायर। सिर्फ कॉपर वायर को एक लोहे की कील पर लपेटा, और अब क्या करेंगे, अब जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये लोहे की कील क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करेगा, इस जो लोहे की कील है उसको क्या कर देगा? मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा।
समझे? अब देखो ध्यान से तुम लोग, इसको चला के भी देखें, चला के देख लेते हैं। देखो क्या करेगा, एक टर्मिनल जोड़ा। अच्छा मुझे बताओ, क्या ऐसे सिर्फ लोहे पे कॉपर लपेटने से क्या मैग्नेट बनती है? नहीं बनती। बैटरी को कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि उससे करंट को हमें फ्लो कराना जरूरी है। देखो अब इसको कनेक्ट करेगा तो छोटी वाली कील जो रखी है इसके पास, उसको देखो उठा लेगी थोड़ी देर बाद। जो नीचे कील रखी है ना छोटी, मोबाइल में सिम ट्रे रिमूवर जो होता है वो रखा हुआ है, देखो ये देखो। अभी थोड़ा टाइम लेगी मैग्नेटाइज होने में। उठ रहा है ना? यस यस सर। तो अभी क्या हुआ कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आयरन की जो नेल थी वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक ऐसा ही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन में। यहाँ पे कम पावर की बैटरी लगी हुई थी तो कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको मिला। जब ज्यादा हैवी बैटरी लगा दोगे तो क्या होगा बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग जब इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो यही चीज होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर। अब वापिस आते हैं, हम लोग अपने कंसेप्ट से बहुत डाइवर्ट हो गए हैं। तो अब बायोट सेवर्ट्स ने हमें यही बताया था कि जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोला पहली बात कि dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कि करंट जितना ज्यादा मिला उतना ही ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। जितनी लंबी लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर की वजह से मिलने वाला है। साइन थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब साइन थीटा के हिसाब से वेरी करेगा, है ना। और आर स्क्वायर, जितना दूर जाओगे मैग्नेट से उतना ही कम आपको फील्ड की स्ट्रेंथ मिलने वाली है। ठीक है, इन सभी बातों को इकट्ठा करके लिख दिया तो इट कम अप एज आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और कांस्टेंट को हटा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने लिख दिया एक कांस्टेंट, जिसको अभी के लिए कांस्टेंट ही बोलेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो dB जो होगा, यानी कि एक एलिमेंटल लेंथ dl थी, dl लेंथ के वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, dB। और dB की वैल्यू क्या है, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपने लिख ली है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा लो है बेटा, ये भूल मत जाना, नाम क्या है इसका, बायोट सेवर्ट्स। बायोट सेवर्ट्स लो। ठीक है, तो बायोट सेवर्ट्स का नियम। ठीक है, बायोट्स और सेवर्ट्स का नियम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें बायोट सेवर्ट्स लॉ पता चल गया है जी, तो एक बार इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहला कंक्लूजन कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके अलावा करंट वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर होता है कि स्केलर, स्केलर होता है। देखो इसके पास डायरेक्शन भी है बेटा, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा होता है बेटा, बिकॉज करंट does not does follow not follow the vector laws of vector addition। law of addition. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। जब हम करंट को ऐड करते हैं तो सीधा ऐड कर देते हैं। कैसे, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार फिर से बता देते हैं, मैं क्लास में बता तो चुका हूँ आपकी। जैसे मान लो एक वायर इधर से आया, एक इधर से आया, ये दोनों मिलकर तीसरे वायर से जुड़ गए। ठीक है बेटा, मैं बोलता हूँ कि पहले वायर से करंट आया 2 एम्पियर का, दूसरे वायर से आया 10 एम्पियर का, तो ब्लू वाले से कितना जाएगा बेटा बाहर, 12 एम्पियर। 10 और 2 12, सीधा सीधा जुड़ गए। क्या इसमें मैंने ट्रायंगल लॉ लगाया, नहीं, मैंने सीधा सीधा इसको वेक्टर अलजेब्रा से सीधा सीधा मैंने इसको सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर दिया, यानी कि 2 + 10 = 12। तो इसलिए करंट अपना स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो अब क्या क्या बच गए वेक्टर्स, एक तो पोजीशन वेक्टर जिसको आर वेक्टर बोलते हैं, और दूसरा क्या बच गया, लेंथ dl। dl इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों हुआ बेटा, dl इज लेंथ, क्योंकि आइडियल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, करंट फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो dl इज ए वेक्टर, r इज ए वेक्टर। इनको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको थर्ड वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक। तो आप देखो इसको भूल जाओ सारी, ये जो कहानी जितनी समझ आई उतनी ध्यान रखो, ज्यादा मत समझो, सिर्फ ये समझो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था मेरा फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिखना था तो मैंने क्या किया, आइडियल साइन थीटा था तो मैंने डीएल साइन थीटा को रखा, जो साइन थीटा हटा के क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, और एक आर वेक्टर लिखा क्योंकि मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी थी। अब इसी को सिंप्लीफाई करके ना फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस कम्स अप एज
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे आर वेक्टर, आर कैप वेक्टर था, केवल हमने डायरेक्शन ऐड करी थी, लेकिन अब हमने क्या किया, पूरा का पूरा वेक्टर लिखा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ऊपर भी और नीचे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए जो नीचे आर स्क्वायर था वो आर क्यूब हो चुका है। अब ये ध्यान रखो, जब वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसको, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। क्या है वेक्टर फॉर्म में, बायोट्स और सेवर्ट्स का नियम, बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है जी। हाँ मुस्कान बेटा। सर ये आर क्यूब कैसे हुआ? अरे यूनिट वेक्टर पता है जी, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, किसको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, बताओ। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? अरे बताओ किसको पता है, हैंड रेज करो ना, पूछूंगा नहीं, खाली हैंड रेज कर दो, खाली जिनको यूनिट वेक्टर का पता है क्या होता है। लो, तो अब मैथ्स की कक्षा में जो मैथ्स की क्लास लगाऊंगा उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। चलो थोड़ा सा भी सुन लो तुम। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपने काउंटिंग सुनी है, 1 2 3 4 गिनतियां सीख ली होंगी, सीखिए बेटा। यस सर। तो यस गिनती हम सर। जब हम गिनती गिनते हैं तो एक बात बताओ, हम कैसे काउंट करते हैं, कितना इंक्रीमेंट करते हैं एक बार में, कितने स्टेप चलते हैं, एक। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पर हम एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर लाइन पता है, भूल गए, यस सर। याद है। अंक रेखा बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं हिंदी वालों, है कोई हिंदी का बच्चा? ये देखो हंस रहे हैं, ससुर हंसता है हंसते क्यों हो यार तुम लोग, देखो हंस रहे हो। पंचायत देखी किसी ने? यस सर। तो उसमें सबसे क्लासिक कैरेक्टर कौन है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है आपको, एक बार बताओ, अनम्यूट कर करके बताओ, किसको सबसे बेहतरीन कौन लगा, अरे बता दो। पंचायत किस किसने देखी है? यस सर बोल रहे हैं, सिखाने देखी है, शगुन ने भी देखी है। उसमें उस शगुन ने देखे, शगुन कौन सा कैरेक्टर आपको बेस्ट लगता है बेटा? सर से प्रधान जी उसमें प्रधान जी होते हैं ना, ससुर। ठीक है चलो कोई नहीं, अभी तो टाइम नहीं है आपके पास, जब कॉलेज में हो जाए तो देखना आराम से। ठीक है जी। अब देखो, ये तो नंबर लाइन तो सबने देखी है, ठीक है बेटा। अब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सिंगल स्टेप का काउंट कितना है बेटा, 1 है ना। मैं एक जंप करता हूं तो मैं एक बार मूव करता हूं ना, कितना मूव करता हूं, 1 मूव करता हूं एक जंप में। दूसरा जंप करूंगा तो उसमें भी मैं 1 ही मूव करूंगा। तो ये यहाँ पे जो स्टेप है ना, 1 स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको मैंने क्या बोला, इसी तरीके का बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर, कि एक गिवन डायरेक्शन में यूनिटी का जंप, यानी एक 1 मैग्नीट्यूड का जंप एक गिवन डायरेक्शन में, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। देखो अब एक उसको एग्जांपल से बताते हैं। आपको एक बेसिक चीज तो याद होगी, कितने एक्सिस होते हैं बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में? 3x। सर 3 एक्स, वाई और जेड। जेड। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। ये तो सबने सुना होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। और जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप स्टार्ट होता है, वैसे ही ऐसे धुआं धुआं हो जाता होगा, अरे यार फिर से वही बीमारी आ गई, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना, ये कौन से गोले की भाषा है ना। तो अब सुनो, एक्स डायरेक्शन में सिंगल जंप अगर लेना है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप इन एक्स डायरेक्शन। कि एक्स डायरेक्शन में कितना जंप, एक मैग्नीट्यूड का जंप, एक मैग्नीट्यूड का जंप एक्स डायरेक्शन में। तो ऐसे एक एक जंप लेता जाऊंगा तो जितना दूर जाना है चला जाऊंगा मैं, है ना। मैंने बोला भाई 5 जंप मारो, तो एक एक मैग्नीट्यूड के 5 जंप लगा दोगे, आप बोलोगे कि सर मैं 5 यूनिट्स मूव कर गया एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मेरे को बोलना है कि मैंने 3 जंप, जैसे आपको 3 जंप दिख रहा है ना, पहला जंप, दूसरा और तीसरा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा 3 जंप्स इन आई कैप डायरेक्शन। 3 जंप्स इन आई कैप डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक मैग्नीट्यूड के 3 बार जंप मारे मैंने, तो इसको बोल दिया 3 आई कैप। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी कि
एक्स डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर, यानी एक्स डायरेक्शन में सिंगल जंप कितना होगा, वो होगा आई कैप के बराबर। ठीक है, तो आई कैप को क्या बोलेंगे बेटा, जैसे मान लो मैंने आपको बोला यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका बता देता हूँ। मैंने बोला कि यार ये एक्स वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स है, इसकी लेंथ है आपकी 5 और ये एक्स पॉइंट किधर कर रहा है बेटा, आई कैप डायरेक्शन में। एक्स, पॉजिटिव एक्स को क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्स इज जनरली कॉल्ड एज आई कैप, पॉजिटिव वाई इज कॉल्ड एज जे कैप एंड पॉजिटिव जेड इज कॉल्ड एज के कैप। तो ये आई कैप डायरेक्शन है। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है यहाँ पे आई कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर की सबसे पहली खास बात क्या होगी बेटा, कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट होगा। यूनिट मतलब वन मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर एक्स डायरेक्शन में। तो ये टोटल मैग्नीट्यूड था कितना, ये वेक्टर एक्स का टोटल मैग्नीट्यूड कितना दिखाई दे रहा है आपको, 5। 5 अरे सहम क्यों गए, बोलो भाई, लिखा हुआ है कितना है 5 तो कितने यूनिट वेक्टर फिट हो जाएंगे इसमें, 5 तो ये कितने हो गए फिट, मान लो ये 5 में पूरा हो गया। ठीक है, 5 हुए और 5 में पूरा हो गया, मिटा देते हैं इसको। तो मुझे बताओ कि बेटा 5 यूनिट का वेक्टर था, उसमें 5 बार ये फिट हो गया, तो यानी एक वाला एक आई कैप है, ये भी 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 आई कैप है। आपने बोला है कि वन मैग्नीट्यूड, वन लेंथ का वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में जिसका मुंह होगा वो उसको क्या बोलेंगे, आई कैप। तो कितने आई कैप फिक्स हो गए बेटा इस पूरे वेक्टर को पूरा करने में, 5 आई कैप। सर 5 हो गए। तो क्या मैं इस एक्स वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकता कि इट इज नथिंग बट 5 आई कैप यूज हुए हैं। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव होगा और 5 बार यूनिट, 5 यूनिट होगा, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 5। तो 5 लेंथ का मतलब है एक आई कैप का लेंथ कितना था 1, तो ऐसे 1 1 करके ऐड हो गए। तो ये जो वन लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है गिवन डायरेक्शन में, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। और निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका बता देते हैं आपको, ताकि आपको जो ऊपर जो बात थी वो समझ आ जाए। देखो अब आई कैप को निकालेंगे कैसे, वेक्टर एक्स दिया हुआ है, इसको बोलेंगे इट इज वेक्टर एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। तो अभी मुझे बताओ कि वेक्टर एक्स क्या था जी, वेक्टर एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, 5 आई कैप लिखा था ना, कि 5 यूनिट इन आई कैप, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर एक्स का, 5। तो 5 आई कैप डिवाइडेड बाय 5 क्या आ गया, आई कैप। तो यही वो वेक्टर आई है जिसको कैप। तो यही है कि भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर इन दैट गिवन डायरेक्शन। राइट बेटा, यस सर। अब वापिस आते हैं आपकी समस्या पर, जो आप बोल रहे हो ना आर कैप कैसे आ गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द डीएल एंड आर कैप डायरेक्शन। ठीक है, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डीएल एंड आर कैप। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस आर कैप, मैं इस आर कैप को रिप्लेस कर रहा हूँ बेटा। जब मैं आर कैप को रिप्लेस करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं इसकी जगह बेटा, ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन कौन से डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, किस वेक्टर के डायरेक्शन में है ये, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। अरे आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या कहलाएगा, आर कैप। एक्स वाई जेड के में तो हमने बता दिया आई कैप जे के कैप है। इसके अलावा कोई भी वेक्टर होगा, मैं बोलता हूँ यार कि पी वेक्टर है, पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, पी कैप। पी कैप का मतलब क्या है, वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिसमें पी वेक्टर है। समझ आया, यस सर। तो अब देखो क्या करना है, मैंने आर कैप लिखा था तो मैं आर कैप को ऐसे नहीं लिख दूंगा बेटा। आर कैप को लिखते टाइम मैं बोलूंगा भाई आर कैप निकालना है तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यही होता है। तो आर कैप को रिप्लेस किया जी, आर कैप को रिप्लेस करके मैं लिखता हूं, देखो यहां लिख लेते हैं डी बी इज इक्वल टू,
थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है, जिनको आता है वो भी सुन लो, कुछ तो कुछ समझ आएगा, ठीक है। आईडीएल क्रॉस आर कैप था, चलो ये इसको छोड़ देते हैं, नीचे आर स्क्वायर था, तो आर कैप को रिप्लेस क्या किया, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का क्या मतलब होता है, यानी कि आर, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज नथिंग बट आर इटसेल्फ। तो आई एम रिप्लेसिंग दिस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और इसके साथ में आर, तो आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई होके क्या बन गए जी, आर क्यूब। आर क्यूब, और आर कैप की जगह न्यूमरेटर में क्या आ गया, पूरा का पूरा वेक्टर आर आ गया, ठीक है। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया वेक्टर का, लेकिन इससे रिलेटेड ना कुछ कुछ बेटा प्रॉब्लम्स भी होती है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे ऐड करते, कैसे सब्ट्रैक्ट करते। तो वो सारी चीजें जब मैं मैथ्स की क्लास लूंगा ना, तो उसमें आप लोग ध्यान ये रखना कि जो भी मैं आपको नोट्स दूं ना बिफोर कमिंग द क्लास, वो सारे नोट्स आप पढ़ के आएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके करके आएंगे, क्लास को बहुत अच्छे से लेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे जो क्लास में कराऊंगा, जो होमवर्क दूंगा वो भी करेंगे, और उसके अलावा कुछ यूट्यूब वीडियोज भी मैं शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेंगे। जब इतना कर लोगे तो जो मैथ तुम्हें दुख दे रहा है ना, चलो बायो में तो आप रट लेते हो ना, तुम्हें सबसे आसान बायो लगती है, इसलिए तुमने मैथ छोड़ा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ भी अच्छा लगता है, बट दे ऑप्ट फॉर बायो बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर एम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, है ना। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आपको बायो जो है वो आसान लगती है, बिकॉज वहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट कम होता है। तो इससे क्या है कि आपको जब मैं मैथ करा दूंगा तो उसके बाद यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सॉल्व द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। तो उसमें आपको अलग से बताऊंगा, तो वहाँ पे ये सारी चीजें हम करेंगे, एक बार वेक्टर्स को ऐड करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फिर धीरे धीरे सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, समझ आया आपको बाइट सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में? यस सर। ठीक है, अब फटाफट से इन तीनों से रिलेटेड 3 फॉर्मूला हो रहे हैं, वो डिराइव कर लेते हैं आज की क्लास में। तो अभी ध्यान से सुनो। अब एक काम करो, तुम लोग थक गए होगे, 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। अब उस ब्रेक में क्या करेंगे, वी विल डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है जी। सब बच्चे आंख बंद कर लो, स्क्रीन से अपनी आंखें हटा लो, और वी विल बी डूइंग डीप ब्रीदिंग। 10 बार हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, जितना डीप आप सांस ले सकते हो लो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो, फिर से डीप सांस लो, फिर छोड़ दो, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सब बच्चे करेंगे साथ में, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अच्छा काउंटिंग भूल गया हूं मैं, आप लोग ध्यान रखना, हो जाए तो बताना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आंखें बंद रखेंगे, ब्रीद इन, अगेन ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कितनी हुई काउंटिंग? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अरे हो गया क्या? यस सर। 10 बार हो गया? चलो ठीक है। अब तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे थोड़े थोड़े, जिन्होंने 10 बार किया होगा, ऐसा लग रहा होगा ये गोला घूम क्यों रहा यस सर। है ना। तो गोला तो बेटा पहले ही घूम रहा था, आपको महसूस होने लग गया है ना, सांस लेने से गोला तो पहले ही घूम रहा था, आपने पढ़ा है ना रोटेशन रेवोल्यूशन, है ना। तो कोई बात नहीं, चलो वापिस आते हैं। इससे हमारी फायदा था। इससे फायदा ये हुआ कि आंखें को आराम मिल गया, थोड़ा सा आपके शरीर को थोड़ा ऑक्सीजन मिल गया, और मेरे गले को भी आराम मिल गया। मेरा भी तो सोचो बेटा, है ना। पिछले 1 घंटा 10 मिनट से कंटिन्यू बोल रहा हूँ मैं, तुम केवल सुन रहे हो। कभी तुमने सुना है? अच्छा बताओ, गले में दर्द पहले होता है कि कानों में दर्द पहले होता है? गले में। गले में, है ना। तो तुम लोग ध्यान रखते हो ना मेरा, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, हालांकि मैं बोल तो फिर भी रहा ही था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बेटा देखो, हमें समझ आ गया। वी विल बी यूजिंग दिस बायोट-सैवर्ट्स लॉ टू डिराइव दीज 3 फॉर्मूलाज। सबसे पहला है, हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक सीधी वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएंगे।
और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा वो हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से वी विल फाइंड आउट कि किसकी वैल्यू क्या होने वाली है, राइट। तो हेडिंग लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है जी। सो दिस इज डीबी, है ना। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता था, ये बोलता था कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ लिख लिया और उसके बाद हम फोकस करते हैं अपने डायग्राम पे जी। तो डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, वायर यहाँ भी ग्रीन कलर का है, तो दिस ग्रीन कलर का वायर इज कैरिंग सम करंट, दिखा बेटा, यस सर। ठीक है। Yes. अब इस वायर से किसी डिस्टेंस r पे, इस वायर से किसी डिस्टेंस r पर मैं पॉइंट P ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने पॉइंट P को लोकेट किया एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम दिस वायर। आई नीड टू फाइंड आउट माय वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट इन द वायर एट पॉइंट P। पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, किसकी वजह से, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, ठीक है जी। तो वायर में बहते हुए करंट की वजह से पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आई नीड टू फाइंड आउट दैट एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है जी। चलिए, अब बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने बोला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होती है वैल्यू। तो हमें यहाँ पे दो चीजें अननोन है, करंट तो मुझे वायर में जो होगा मिल ही जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ वायर, ये भी मुझे मिल ही जाएगा। साइन थीटा ये मुझे फाइंड आउट करना होगा। 4 पाई इज ए कांस्टेंट, म्यू नॉट इज आल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। r की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और साइन थीटा, अगर मुझे ये दो वैल्यू पता चल जाए तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा को लिखता हूँ बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय आर। देखो अभी डायग्राम पे फोकस करते हैं, पहले यहाँ पे जिस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा की बात हो रही है वो ट्राइंगल आपको दिखाते हैं। देखो दिस इज द ट्राइंगल जिसमें हमें ये सारे के सारे एंगल देखने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो थीटा दिखा आपको, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वायर, और इसको हम नेम दे देते A। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वायर इज टर्म्ड एज A, मैंने इसको A बोल दिया, ठीक है। R डिस्टेंस था ही जो इस एलिमेंट DL एलिमेंट से R डिस्टेंस पे पॉइंट P था। अब मैंने क्या किया, आई नीड टू फाइंड आउट साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर A है और हाइपोटेन्यूज क्या है, R। तो साइन थीटा इज इक्वल टू A बाय R, और यही किसके बराबर है, कोस फाई के बराबर। इस ट्रायंगल में फाई देखो, फाई इज दिस वॉयलेट कलर वाला एंगल, ठीक है, जो अंदर वाला थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एक तो 90 डिग्री, दूसरा थीटा, और तीसरा वाला फाई। तो फाई क्या होगा बेटा, कोस फाई वही होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस फाई भी A बाय R है, कोस फाई की वैल्यू भी A बाय R है। तो यही वैल्यू साइन थीटा की थी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई इज इक्वल टू A बाय R। ये बात मैंने लिख ली, ठीक। अब यहाँ से मैं R की वैल्यू लिखूंगा, R इज इक्वल टू A बाय कोस फाई, इसको सॉल्व करके लिख लिया। टेन फाई इज इक्वल टू L बाय A, टेन फाई इज इक्वल टू L बाय A। ये क्या है देखो एक बार दिखाते हैं, यहाँ आ जाओ, इस ट्रायंगल में टेन फाई निकालना है। टेन फाई क्या होगा कि जो लेंथ है, ये लेंथ, ये DL छोटा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ अगर बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज L लेंथ। ये का ही नहीं है, इसको L लिख लेते, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, समझ आएगा। दिस इज L, ठीक है, दिस इज लेंथ। तो टेन थीटा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी L बाई। तो यहाँ से टेन थीटा भी निकाल लिया मैंने, L बाई है। अब जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो मैंने लिख ली। अब मैं DL निकाल रहा हूँ, मैंने DL निकाला साइन थीटा की हेल्प से, DL, क्योंकि फॉर्मूला में DL भी रखना है। तो DL कैन बी फाउंड आउट बाय डिफरेंशिएटिंग L। L को डिफरेंशिएट किया तो टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जिनको आता है वो बताओ, टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो Sec सीकेंट square स्क्वायर थीटा theta. लिख दिया, ठीक है। तो tan थीटा कैन बी का डिफरेंशिएशन कैन बी रिटन एज सीकेंट स्क्वायर थीटा, और d जो फाई था, क्योंकि ये फाई था तो मैंने d फाई बाई dl भी लिख दिया, या d फाई बाई dt भी लिख दिया, जो भी जिस भी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है। तो वो नीचे होगा, बट दैट विल डेफिनेटली विल नॉट बी फाई, तो d फाई लिख दिया, क्योंकि फाई के साथ भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dl की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे इसके अलावा किसकी वैल्यू चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं इन वैल्यूज को फॉर्मूला में रखता हूँ। आई विल राइट DL एज
ए सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद सोल्व करने पे मुझे जो डी बी की वैल्यू मिलती है दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन ए। ठीक है, तो आई कोस फाई, ये आई है करंट है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज आई, ये मिल गया। अब मुझे एलिमेंटल लेंथ की वजह से तो मिल गया डीबी, बट मैं अगर टोटल लेंथ की वजह से निकालना चाहूं तो देखो क्या करेंगे बेटा। पॉइंट पी पर एंगल देखो, क्या आपको फाई 1 और फाई 2 एंगल दिख रहे हैं? यस फाई सर। 1 और फाई 2। यस तो सर। जैसे देखो, जैसे जैसे इस लेंथ को, वायर की लेंथ को मैं अगर नीचे की साइड बढ़ाता जाऊंगा तो कौन सा एंगल बढ़ेगा बेटा? फाई 1 बढ़ेगा कि फाई 2? अगर यहाँ से Sir, तक phi लेंथ 1. बढ़ता तो फाई 1 की Phi वैल्यू 1. और बड़ी हो जाती, और लंबी लेंथ लेता वायर की तो फाई 1 और बड़ा हो जाता है ना। ऐसे फाई 1 बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नीचे की साइड लेंथ बढ़ेगी, और जैसे जैसे ऊपर की साइड लेंथ बढ़ाऊंगा तो कौन सा एंगल बढ़ेगा? फाई 2 बढ़ेगा। फाई 2। Phi 2. तो अगर मुझे टोटल लेंथ लेनी है वायर की तो मैं क्या करूंगा कि फाई 1 से लेके फाई 2 इंटीग्रेट कर दूंगा, यानी लिमिट डालूंगा फाई 1 टू फाई 2। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इन दोनों का रोटेशन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक फाई 1 है और एक फाई 1 एंटी क्लॉकवाइज है और फाई 2 क्लॉकवाइज है। तो मैं जो नीचे की साइड रोटेट हो रहा है उसको नेगेटिव ले लिया और जो ऊपर की साइड रोटेट हो रहा है उसको पॉजिटिव ले लिया, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए, है ना। तो डिफरेंस तो इनका क्या है? फाई 1 प्लस फाई 2 है ना। तो वो तभी मिलेगा तब आपका नीचे लिमिट माइनस रखोगे और ऊपर प्लस, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो आपको जो डिफरेंस है वो प्लस के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा फिर। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बता दो, लिमिट आपको ये समझा रहा हूँ कि वाई वी आर टेकिंग माइनस फाई 1 टू फाई 2 बिकॉज लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फाई, यानी जितना लंबा लेंथ होगा जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी निकाल रहे हो, जितना लंबा लेंथ होगा वायर का उतना ही ज्यादा फाई 1 और फाई 2 की वैल्यूज रहने वाली है, इसलिए मैं इनकी लिमिट्स वहां पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन में ये बात आप ध्यान रखो। अब एक चीज और बता दो बस मुझे, कि क्या ये फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू 90 हो सकती है? चलो लेट अस ब्रेक इट डाउन फर्दर। अगर बेटा मैं नीचे की साइड इस वायर का लेंथ बढ़ाता जाऊं तो क्या फाई 1 बढ़ता जाएगा? यस और नो? यस सर। Yes, sir. मैं अगर बढ़ाता बढ़ाता इनफाइनाइट लेंथ ले लूं तो क्या फाई 1 90 हो जाएगा? फील करो भाई, वायर स्ट्रेट है और इनफाइनाइट लेंथ की है, तो ये एंगल पूरा ऐसे खुल जाएगा नीचे, यस सर। तो फिर फाई 1 की Yes, वैल्यू sir. क्या हो जाएगी? फाई 1 बिकम्स 90 डिग्री। और 90 degree. सिमिलरली अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी इसकी लेंथ वायर की इनफाइनाइट ले लूं तो फाई 2 का क्या होगा? फाई 2 भी 90 हो जाएगा। 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये तो बात आई इंटीग्रेशन की बेटा, कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, और जब लिमिट ऊपर नीचे पुट करोगे तो जो बीच का माइनस साइन होता है ना लोअर लिमिट वाला, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, बिकॉज एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज था एक पॉजिटिव था। तो जो फाइनल फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो सबसे पहले तो। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द वायर, करंट कैरिंग वायर, किसी डिस्टेंस ए पर। ये ए क्या है? परपेंडिकुलर दूरी है वायर से। ए क्या है? परपेंडिकुलर दूरी है पॉइंट पी की, किससे? एक वायर से। तो उसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करो। अब देखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जा रहे हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है कि बढ़ रहा है बेटा? सर कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। अरे कम. ए की वैल्यू, ए जितना दूर आप वायर से जाओगे ए बढ़ेगा कि घटेगा? पॉइंट पी जितना दूर रहेगा उतना ए की वैल्यू ज्यादा रहेगी कम रहेगी? ए को नोट करो देखो। ज्यादा इंक्रीज होगी. इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे ए की वैल्यू, जैसे जैसे आप वायर से दूर जा रहे हो तो ए की वैल्यू बढ़ेगी, तो ए की वैल्यू बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है कम. भाई, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर तो कम होगा ही ना। तो अब देखो, Yes, sir. तो जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे करंट इन द वायर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू
बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा जैसे होगा। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट ज्यादा दिया था तो ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया था। यस और नो बेटा? ठीक है। Yes, sir. और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, है ना, इस पे तो डिपेंड करेगा भाई। जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ही ये साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू की वैल्यू बढ़ेगी भाई। मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? इनफाइनाइट लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ पे फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 90 डिग्री। और साइन 90 90 degree. क्या होता है? 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू कब होगा? जब लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड कर रहा है। जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जितना ज्यादा करंट इन द वायर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। जितना दूर ले रहे हो वैल्यू पॉइंट पी को, जितना दूर ले रहे हो तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ही आपको कम मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए? यस ये फॉर्मूला नोट डाउन Yes, कर लो, sir. बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको। और लिख लिया तो थम्स अप दो। चलिएगा, ओके। अब ये बात क्या आपको समझ आती है जो स्क्रीन पे लिखी है? देखो पढ़ो। इफ द स्ट्रेट वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो फाइव वन और फाइव टू क्या हो जाएंगे? पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब क्या होता है बेटा? कितना एंगल? 90. 90 90 डिग्री। समझ degree. आ गया। और जैसे ही ये 90 डिग्री होंगे तो साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू की जगह क्या आ जाएगा? साइन फाइव वन की जगह क्या आएगा? 1। और साइन फाइव टू की जगह क्या आएगा? 1, क्योंकि साइन ऑफ 90 कितना होता है? 1. 1 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है जी? 1 होता है। 1. तो 1 + 1 आपने रख दिया, तो फिर क्या फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट आई इंटू टू डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वायर की वजह से? म्यू नॉट इंटू टू आई अपॉन 4 पाई ए। ये भी लिख लो आप। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एन इनफाइनाइट वायर ऑफ कैरिंग करंट आई। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसमें करंट आई है, उससे ए डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? म्यू नॉट इंटू टू ए अपॉन 4 पाई ए। समझ आया ये बात? Yes, sir. या इतना नहीं लिखना तो सीधा ये लिख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। यही सॉल्व होके बना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ठीक है जी। Yes, अब मुझे sir. बताओ, ए की वैल्यू 0 हो जाए तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? यू नॉट आई। ए 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0, तो क्या होगा? यू नॉट आई आ जाएगा। म्यू नॉट आई आ जाएगा। क्यों? नो सर। अनडिफाइंड। अरे डिवीजन बाय 0 का आंसर क्या आता है? अनडिफाइंड आता है ना। Undefined, yes, sir. तो देखो प्लॉट में क्या दिख रहा है? कोई वैल्यू दिख रही है 0 पे? ए की वैल्यू No, पॉजिटिव तो राइट sir. साइड में है। यस इसको समझते भी रहो। पॉजिटिव ए बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है, नेगेटिव में भी बढ़ा रहे हो तो भी घटता जा रहा है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में दूर ले जाओगे वायर से तो आपकी वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की कम हो रही है। और जब ए की वैल्यू 0 है, यानी कि ऑन द वायर, क्या डिफाइंड है? नहीं है, अनडिफाइंड है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ आया। राइट हैंड थंब रूल से कर लो या राइट हैंड स्क्रू रूल से कर लो। कर पाओगे ये? यस Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब एक और फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। सर्कुलर लूप की वजह से क्या वैल्यू होगी? तो सर्कुलर लूप क्या होगा बेटा? एक सर्कुलर वायर। अब देखो ग्रीन कलर का वायर आपको सर्कल शेप में दिख रहा है। Yes, sir. इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। ठीक है, अब ये जब करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैं पॉइंट पी को ले रहा हूँ, इसके सेंटर ऑफ द लूप से, सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर ऑफ द लूप से एक्स डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट पी को ले लिया। ठीक है, या फिर लूप से आपने आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी को ले लिया। ठीक है, तो दिस इज लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द लूप। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? ये देखो, इस लूप को ना मैं टुकड़ों में ब्रेक डाउन करूंगा। मैंने एक ये टुकड़ा ले लिया ऊपर लूप का इधर, और उसी के बिल्कुल सिमेट्रिक दूसरी साइड ले लिया। अब देखो नीचे वाले में करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है और ऊपर वाले में राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है, यानी डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट हो गई, है ना।
तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक की वजह से ये ऊपर वाला डेवलप होगा, एक की वजह से ये नीचे वाला डेवलप होगा। और जब मैं इनके कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस में स्प्लिट करूंगा तो आप ध्यान से देखो कि कोस फाई कंपोनेंट दोनों का बराबर है और एक दूसरे को काट रहा है। एक वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। डाउनवर्ड। तो क्या होगा, कैंसिल कर देगा, Yes, sir. यानी Yes, sir. वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हॉरिजॉन्टल दोनों के ऐड हो जाएंगे, db sin phi प्लस db sin phi। तो ये चीज ध्यान रख के जब मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ इसमें, तो जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको याद कर लो आप। बेसिकली जो बातें इधर लिखी है ना वो सेम है जो मैं आपको बता चुका। इनको आप जब नोट्स पढ़ोगे तो इनको पढ़ना, ये जो लिखा है एक एक लाइन को पढ़ना, ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। और फाइनल जो फॉर्मूला है इसको नोट डाउन करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, जहाँ पे a क्या है बेटा, a ध्यान दिया क्या है आपको, a क्या है, इस डायग्राम में देख के बताओ व्हाट इज a। बताओ कौन बताएगा व्हाट इज a। a देखो क्या है, रेडियस ऑफ द लूप है a। हेलो, Yes, sir. यस सर। एक बार कितने बच्चे क्लास में हैंड रेज करना चाहिए, एक बार देख तो ले कितने बच्चे सो गए हैं, अटेंडेंस लगा लेते हैं। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो एब्सेंट माने जाएंगे, मतलब इसका मतलब वो बीच में ही कट लिए हैं। ठीक है, 6 बच्चे गायब हैं अभी, इनको कूटेंगे अब घेर के, क्योंकि पढ़ना जरूरी है ना यार, पढ़ने आए तो पढ़ ही लो। कूट देना चाहिए ना बेटा, नहीं ये छोड़ देना चाहिए, बताओ बताओ यार अनम्यूट करके, क्या करना चाहिए, सर कूट देना चाहिए। कूट देना चाहिए इनको। कूटना। हाँ ठीक है, अभी इनको कुटवाएंगे। अब सुनो, हाँ जी, यहाँ पे ए क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ए इज रेडियस ऑफ द लूप, है ना, और एक्स क्या है, सेंटर ऑफ द लूप से पॉइंट पी की दूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपकी दोनों वैल्यूज गिवन होंगी। तो इस फॉर्मूला में देखो म्यू नॉट पहले से ही था, करंट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ए क्या है रेडियस ऑफ द लूप है, एक्स क्या है डिस्टेंस है, भाई ये चार ही अननोन है, चारों क्वेश्चन में दिए होंगे। तो कैन यू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, बिल्कुल निकाल पाओगे। ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप, दिस इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर देखो, अगर पॉइंट P लूप से बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत बहुत दूर हो, यानी कि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ लूप, यानी x इज ग्रेटर देन a से बहुत बड़ा है x का वैल्यू, यानी कि रेडियस ऑफ द लूप इज वेरी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। तो क्या होगा बेटा, कैन आई नेग्लेक्ट वैल्यू ऑफ a, उस केस में वैल्यू ऑफ a को नेग्लेक्ट कर सकता हूं मैं, यस सर। कर सकते Yes, हैं। sir. तो अगर इसमें वैल्यू ऑफ a को मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरा, a 0 बन जाएगा। इधर न्यूमरेटर में मत कर देना, क्योंकि न्यूमरेटर में नेग्लेक्ट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, फिर हर केस में ही 0 आएगा, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की कुछ तो वैल्यू होगी, तो न्यूमरेटर वाले a को नेग्लेक्ट हम नहीं करेंगे, हम नेग्लेक्ट किसको करेंगे, डिनोमिनेटर वाले a को, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाले a को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो 0 हो गया ये। तो फिर क्या बचेगा बेटा, x की पावर 3/2 इंटू 2, यानी कि x की पावर 3 बचेगा। यस सर। तो सॉल्व होके जब आपकी जो वैल्यू रहेगी ना, when the point P is far away from the coil या far away from the circular loop, यानी A is negligible in comparison to x, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आप अजम्पशंस यहाँ डाल दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाने वाली है। और सेंटर ऑफ द लूप पे वैल्यू क्या होगी बेटा, सेंटर ऑफ द लूप पे, सेंटर ऑफ द लूप का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0, सेंटर ऑफ द लूप का मतलब कि पॉइंट P इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू को 0 रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2, ये आपको वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला लिखो तीनों के तीनों फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो।
मेरा डिसीजन सही था। मैंने अभी ऑडियो में तो कुछ इशू नहीं आया ना बेटा क्लास के थ्रू आउट? नो सर। No, sir. बस एक इशू आया कि मेरा आज गला दुख गया, मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ माइक। कल जब पढ़ाएंगे तो अच्छे माइक से पढ़ाएंगे आपको, कल या परसों की क्लास जब भी हमारी होगी। अब क्या है कि मेरा जो मोबाइल डेटा से पढ़ा था, अभी मैसेज आ चुका है कि 90% डेटा हैज बीन यूटिलाइज। तो अगर गलती से हमने वीडियो ऑन कर लिया होता तो हमारी पूरी क्लास पूरी नहीं हो पाती बेटा, है ना। तो फिर बीच में रुक जाते, फिर रिचार्ज करते या फिर जगह बदलते, कुछ करना पड़ता। तो अब कुल मिला के पहली क्लास हो गई, लेकिन जो नए बच्चे थे वो मेरी शक्ल नहीं देख पाए, है ना। कोई नहीं, हमें आप कोई पढ़ाना है, साथ में यस पढ़ना, सर। नॉट अ बिग डील, है ना, नॉट अ बिग डील। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। तो अब ये 3 फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। अब अगली क्लास में सोलिनॉइड बताऊंगा आपको, सोलिनॉइड होता क्या है, सोलिनॉइड की वजह से ये पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, फिर सोलिनॉइड को पढ़ेंगे, सोलिनॉइड होता क्या है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आती है लोरेंज, एक लोरेंज लॉ होता है जहाँ पे सुपरपोजिशन देखेंगे हम दो फोर्सेस का। उसके बाद लेफ्ट हैंड रूल, फिर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें हम यहाँ पे इसके आगे देखने वाले हैं। और उससे पहले हम इसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चंस करेंगे जो कंसेप्ट हमने आज पढ़े हैं। हाँ जी सर ऑनलाइन क्लासेस कब से चल रही हैं? ऑनलाइन क्लासेस